अच्छा, तो इसमें अब सबसे पहले जो हम सबसे मेजर टॉपिक कवर करने वाले हैं वो एलोज में से स्प्लीन की ग्रॉस होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रॉस को कवर करते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरे इसके टॉपिक्स में जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो बात है वो ये है कि लाइज जो करता है ये लेफ्ट हाफ ऑफ द डायफ्राम पे लाई करता है और क्लोज टू 9, 10th, 11th रिब में लाई करता है। लॉन्ग एक्सिस जो इसकी होती है, एक लॉन्ग एक्सिस होती है, उस पर लाई करता है शाफ्ट ऑफ 10th रिब पे, और जिसका जो लोअर पोल निकल रहा होता है वो एक्सटेंड करता है मिड एक्सिलरी लाइन पे। सिर्फ इसका लोअर पोल एक्सटेंड करता है, बाकी इसका कोई पोल एक्सटेंड नहीं करेगा। इसकी जो डिटेल डायग्राम है वो हमारे पास ऐसे शो भी हो जाएगी कि सिर्फ इसका जो लोअर पोल निकल रहा होगा, उसको मैं इस तरह दिखा देता हूँ। ये इस पर हमारे पास शो हो रहा है, ये जो है सिर्फ इसका नीचे से लोअर बॉर्डर निकल रहा है, और ये मिड एक्सिलरी लाइन जो मार्क्ड हुई है सिर्फ मिड एक्सिलरी लाइन में से इसका लोअर बॉर्डर निकल रहा है, बाकी सारा के सारा ये मिड एक्सिलरी लाइन के ऊपर आ रहा है। तो इस लाइन का ये मतलब है, सिर्फ लोअर मोल इसका जो लोअर पोल है वो एक्सटेंड करता है मिड एक्सिलरी लाइन पे। बाकी इसके बॉर्डर्स पे आ जाते हैं अब जल्दी से। हाँ बिल्कुल, एंटीरियर एंड बिल्कुल वही वाला लोअर पोल पे जाता है। अब जो बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है डायफ्रामेटिक, आ जाता है बॉर्डर डायफ्रामेटिक, और दूसरा आ जाता है विसरल बॉर्डर, ठीक है। डायफ्रामेटिक और विसरल बॉर्डर, इसमें जो हमने ये देखना है ना कि जो डायफ्राम लगता है ना, इसको याद रखने तरीके, जो डायफ्राम लगता है वो डायफ्रामेटिक बॉर्डर होगा, जो जिसमें विसरल ऑर्गन जिसको होगा विसरल होगा। अब ये इसका जो सारा आउटर एरिया सारा का सारा डायफ्रामेटिक सरफेस है, जो इसका इंटरनल एरिया ये वाला इंफीरियर सारा ये, इस पे विसरल ऑर्गन्स होंगे और इसलिए इसको हम विसरल सरफेस कहते हैं, ये विसरल बॉर्डर कहते हैं। तो अब इसका क्या है, ये मैंने लिखा है कि कॉन्टैक्ट विद द डायफ्राम एंड द रिब केज, क्योंकि ये जो है इसका जो बाहर होगा कनेक्शन डायफ्राम के साथ होगा और दूसरा रिब केज के साथ होगा। हमारे पास टाइम कम था, वरना मैंने एटलस के ऊपर करके भी बता दूंगा, लेकिन वो मैं एंड पे करके बता दूंगा कि इधर डायफ्राम होगा और हमारे पास इधर से रिब केज भी होगी। तो डायफ्रामेटिक सरफेस का दो जगह कॉन्टैक्ट होगा, डायफ्राम और रिब केज। रिब केज हमारे पास नीचे से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से 3 रिब्स आ रही होंगी हमारे पास, और डायफ्राम भी इसके साथ कनेक्ट होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा बिल्कुल, और जो इसका विसरल होगा, विसरल सरफेस का एब्डोमिनल विसरल्स के ऑर्गन्स के साथ अटैच होगा, इसलिए इसको विसरल कहते हैं। और इसके साथ जल्दी से हम आते हैं, ये जो 3 हमारे पास ये पूरा है मैप है जो हमारे इंटीरियर जो वेंट्रल सरफेस है। ऊपर हमारे पास लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है, ये एपिगैस्ट्रिक है, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, राइट लंबर है, एम्बेलिकल लेफ्ट लंबर है, लेफ्ट इलियक है, हाइपोगैस्ट्रिक और राइट इलियक है। ये हमारे वेंट्रल के अंदर सारे पोर्शन है, और ये हमारे पास लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में लाई करता है स्प्लीन। ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में हमारे पास स्प्लीन लाई करता है, और पार्टली एपिगैस्ट्रिक में भी होता है, लेकिन मेजरली लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और पार्टली एपिगैस्ट्रिक। उसके बाद हमारा रिलेशन आ जाता है स्प्लीन का इंटीरियर पे, हमारे पास जो आ जाता है वो स्टमक, टेल ऑफ पेनक्रियास, लेफ्ट किडनी और लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर आ जाएगा, वो आगे हमारे पास हो जाएगा। पोस्टीरियर पे हमारे पास डायफ्राम आ जाएगा, लेफ्ट लंग आ जाएगा, 9, 10th, 11th रिब आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास पेरिटोनियम सरफेस है, पेरिटोनियम सरफेस में हमारे पास सीरस मेम्ब्रेन जो होगा वो लाइनिंग कर रही होगी, उसका एब्डोमिनल कैविटी होगी, हमने इसका डायसेक्शन किया हुआ है ऊपर से। ये सीरस मेम्ब्रेन है, दरमियान में स्टमक है, ये स्प्लीन है, और ये हमारे पास लेफ्ट किडनी, हम डायसेक्शन देख रहे हैं ऊपर से। और ये जो होगा ये कवर करता है इंट्रा, बिल्कुल, और ट्रांसवर्स इसकी डायसेक्शन है, और ये इंट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स को ऐसे कवर कर रहा होगा। अब इसके बाद हमारे पास स्प्लीन के पेरोनियल रिलेशन है, पेरोनियल रिलेशन यानी कि पेरोनियल कैविटी के साथ पेरिटोनियल रिलेशन है, इसके साथ जो भी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के साथ जितने भी स्ट्रक्चर्स इसके साथ स्प्लीन के रिलेशन बनते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले इसके लिगामेंट्स आ जाएंगे इधर। लिगामेंट्स जो इसके मेजरली 2 लिगामेंट्स है, लेकिन तीसरा लिगामेंट इसका डायरेक्टली अटैच नहीं होगा। ये बिल्कुल, ये जो डायग्राम है, बिल्कुल ये जो डायग्राम है इसमें बिल्कुल क्लियरली हमारे पास ये लिगामेंट्स दिख रहे हैं। इसके नेम याद रखने की जरूरत नहीं, इसके नेम से हमें पता लग जाएगा। गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट यानी ये स्टमक का जो पार्ट है गैस्ट्रो स्प्लीन, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाला लिगामेंट जो होगा वो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट होगा। उसके बाद ये जो लिगामेंट, ये जो सर्कल बनाया हुआ है, ये लीनोरीनल लिगामेंट, या दूसरा नाम इसका होता है स्प्लिनोरीनल लिगामेंट। स्प्लिनोरीनल लिगामेंट, रीनल से मतलब किडनी के सरफेस को, और आपस में ये स्प्लीन को कनेक्ट कर रहा होगा लिगामेंट, तो इसको हम कहेंगे स्प्लिनोरीनल लिगामेंट। इसको हम पिक्चर में एंड में दिखा भी देंगे। और ये इसमें टेल ऑफ पेनक्रियास भी आता है, और ये किडनी भी आ रही है, ये लिगामेंट इसको अटैच करता है। और तीसरा जो है वो फेरिनोकोकोलिक लिगामेंट है, ये डायरेक्टली अटैच नहीं होता इन 2 की तरह, इसलिए हमने इसके कॉन्टेक्ट याद नहीं रखने, बस इसका थोड़ा बहुत पता होना चाहिए और इसके कॉन्टेक्ट याद रखना जरूरी है। ये डायफ्राम को, फेरिनी मीन्स डायफ्राम और कोकोलिक मीन्स कोलॉन का जो बेंडिंग आ रही होती है, फ्लेक्चर, तो उसको आपस में कनेक्ट करता है ये लिगामेंट। और ये लिगामेंट सिर्फ उन दोनों को कनेक्ट करता है, स्प्लीन को सिर्फ अटैच नहीं होता, सिर्फ उसको सपोर्ट कर रहा होता है, और ये स्प्लीन को सिर्फ सपोर्ट करता है, बाकी 2 लिगामेंट्स अटैच करते हैं। और इसके अंदर जो हमारे पास कंटेंट आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट में लिम्फेटिक और नर्व्स आ रहा है, और स्प्लिनोरीनल लिगामेंट इसमें भी लिम्फेटिक और नर्व्स आ रहा है। और ऊपर जो आ रहा है हमारे पास शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स आ रही हैं, यानी स्टमक की वेसल्स आ रही हैं, और नीचे वाले में हमारे कंटेंट में आ रही है स्प्लेनिक आर्टरीज और टेल ऑफ पेनक्रियास। तो टोटल इसके 4 कंटेंट हो गए, और इसके टोटल 3 कंटेंट्स हो गए, और ये हमारे पास पूरा स्प्लीन कवर्ड हो जाएगा इसमें। और इसके बाद हमारे पास लिगामेंट्स जो हैं हमारे पास ये 3 हैं, ये 3 हमने पूरे के पूरे कवर कर लिए। डायग्राम भी इसके अंदर पूरी क्लियर शो हो रही है डायग्राम, और इसमें हमारे ऊपर स्प्लीन कवर हो गई, इसकी मिडल साइड, इसकी लैटरल साइड, और इसमें हमने हर चीज़ अच्छे तरीके से कवर कर दिया। और टेल ऑफ पेनक्रियास सारा कुछ इसमें हमने कंटेंट में लिखा हुआ है।
इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं विस्टरल रिलेशंस। विस्टरल रिलेशंस में ये जो डायग्राम बनी हुई है इसमें डिफरेंट रंग के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। पर्पल जो है वो सुप्रा रीनल और ग्लैंड है और ये एड्रीनल ग्लैंड है। इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर लाया करता है, तो सुप्रा रीनल, रीनल मींस अबव किडनी, तो इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड इसलिए कहते हैं, एक्चुअली इट इज द एड्रीनल ग्लैंड। उसके बाद हमारे पास ये लेफ्ट किडनी है जो ग्रीन हमारे पास कॉलोन है, और ये हमारे पास ऑरेंज जो है ये हमारे पास हीलियम है, और ये हमारे पास चेरा पेनक्रियास है, और ये जो हमारे पास स्प्लीन है इसका ये पार्ट हीलियम, और ये हमारे पास स्प्लेनिक आर्टरी आ रही है, और हीलियम के अंदर हमारे पास दो लिगामेंट्स होते हैं जिसके अंदर से निकलते हैं, तीसरा इसको सपोर्ट कर रहा होता है इसलिए हमने इसको मेंशन नहीं किया। तो ये जो दो लिगामेंट्स है दोनों हीलियम से पास करते हैं। जो हीलियम होता है ये सुपीरियर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के दरमियान में होता है। ये इसका सुपीरियर बॉर्डर है, ठीक है, और ये इसका इंटरमीडिएट बॉर्डर है। तो ये सुपीरियर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के दरमियान, यानी ये इंटरमीडिएट बॉर्डर, बिल्कुल ये यस ये इंटरमीडिएट बॉर्डर है और ये इसका सुपीरियर बॉर्डर, इसके दरमियान में हमारे पास स्प्लीन इधर क्या कहते हैं ये हीलियम बना होता है जिसके अंदर सारे वेसल्स निकल रहे होते हैं। और स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन है ये। इसका क्या मतलब है? फ्लेक्चर मींस फ्लेक्स, फ्लेक्स मींस बेंडिंग, यानी ये कोलोन यहाँ बेंड हो रहा है तो इसकी जो बेंडिंग ऑफ कोलोन है स्प्लीन से अटैच होती है, तो इसलिए हम इसको स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन कहते हैं जो इसके नीचे लाया करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है। इसके बाद स्टमक है, स्टमक पूरे का पूरा यहाँ नहीं होता, इसका सिर्फ फंडस पार्ट होता है जिसके ऊपर इंप्रेशन कॉज करता है, ठीक है। अब इसके बाद जो वाइवा का पॉइंट है इसके अंदर 4 इंप्रेशन जरूर पूछे जाते हैं जिसके ऊपर बनते हैं 4 इंप्रेशन, और इसके अंदर जो सीन और इसके अंदर 3 बॉर्डर्स, 2 सर्फेसेस और 2 एंड्स होते हैं। 3 बॉर्डर कौन से होते हैं? सुपीरियर बॉर्डर जो अबव होगा हमारे पास, ठीक है, इंफीरियर बॉर्डर जो हमारे पास नीचे वाली साइड पे होगा, और ये इंटरमीडिएट बॉर्डर ये जो जिस पे हीलियम बना हुआ होगा। और जो 2 सर्फेसेस होती है वो हमारे पास कौन सी होती है? डायफ्रामेटिक सरफेस और विसल सरफेस। इसका एमसीक्यू ये आता है कि विसल सरफेस पे हमारे सारे के सारे इंप्रेशन होते हैं, लेकिन डायफ्रामेटिक सरफेस पे एक भी इंप्रेशन हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होता, सारे इंप्रेशन हमारे विसल सरफेस पे लाया करते हैं। उसके बाद 2 एंड्स होते हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर एंड, वो हम एंड में कवर कर देंगे। एंटीरियर एंड में बेसिकली ये होता है कि पेनक्रेटिक टेल और कोलोन होता है हमारे पास, ये यहाँ से कोलोन भी अटैच होगा, यहाँ से पेनक्रेटिक टेल भी होगी, तो इसका एंटीरियर एंड है। जबकि पोस्टीरियर एंड पे कुछ भी नहीं खास होता, बस ऊपर रिब के जो डायफ्राम अटैच हुए होते हैं। अभी 4 इंप्रेशन हैं बेसिकली। इंप्रेशन को याद करने की जरूरत इस तरह नहीं है कि बस नाम से पता लग जाएगा। एक स्टमक टच हो रहा है तो गैस्ट्रिक इंप्रेशन, रीनल टच हो रहा है, किडनी टच हो रहा है तो रीनल इंप्रेशन इससे बन रहा है, कोलोन टच हो रहा है तो कोलिक इंप्रेशन बन रहा है, पेनक्रियास टच हो रहा है तो पेनक्रेटिक इंप्रेशन बन रहा है। और यही इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ऊपर स्पिरिट की तरफ से स्टमक टच हो रहा है गैस्ट्रिक, ये हीलियम है इंटरमीडिएट बॉर्डर, क्योंकि हीलियम जहाँ भी होता है वो इंटरमीडिएट बॉर्डर होता है। ये यहाँ से अंदर वाली साइड से रीनल इंप्रेशन टच हो रहा है हमारे पास, और नीचे वाली साइड से हमारे पास कोलिक इंप्रेशन टच हो रहा है, ठीक है। और ये एंटीरियर एंड है, और इसको हम इस तरह शो भी कर सकते हैं, ये है। तो इसका ऊपर वाला पार्ट जो होगा ये हमारे पास गैस्ट्रिक होगा। तो गैस्ट्रिक वाला कौन सा होगा? ये पूरा गैस्ट्रिक है। हाँ, ये पूरा गैस्ट्रिक है, ठीक है। और रीनल हमारे पास आ जाएगा, रीनल हमारे पास कौन सा वाला आएगा? यस, ये वाला रीनल आ जाएगा हमारे पास। और जो कोलिक होगा, कोलोन वाला, वो हमारे पास फ्लेक्शन नीचे बन रहा होगा ना, इसी साइड ऊपर नीचे। यस, इसी साइड। ये यूं होता है ना इस तरह। यस, ये जो ये है ना, ये इसके में ट्रायंगुलर टाइप होता है। ये जो ट्रायंगुलर होता है ना वो कोलिक होता है। तो इधर ही बनेगा ना रीनल के नीचे, यानी हाँ बिल्कुल ऊंची बात में। ये वाला जो इंप्रेशन बन रहा है ना, जो एंटीरियर एंड पे बन रहा होता है, ठीक है, यहाँ से लेके ये ट्रायंगुलर बन रहा है, ये जो है हमारे पास ये इंप्रेशन जो है ना, ये हमारे पास कोलिक कोलोन फ्लेक्चर होगा, ठीक है। और वो जो ऊपर वाला सारा उस पर स्टमक लग रहा होगा, और इधर वाला वो रीनल बन रहा होगा। और हमारे पास के अलावा क्या था? हाँ, ये हो गया। और पेनक्रियाटिक तो हीलियम के ऊपर लग रहा है, इधर होता है। नहीं तो यही दिखाया ना, ये वाला, ये जो हमारे ये हिस्सा निकला हुआ है इसके ऊपर बना हुआ है ना, ये देखो ये निकला हुआ ऐसा ही है। ये इधर पीछे की तरफ यूं इस तरह यहाँ पे ट्रायंगल होता है। अच्छा, तो इसके ऊपर हमने कंफर्म द्वारा कि ये स्टमक का सारा रीजन है, ठीक है, जिस तरह यहाँ शो हो रहा है हमारे पास स्टमक गैस्ट्रिक वाला। तो इसके बाद ये हमारे पास रीनल का हो गया, और इसके बाद ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, ये कोलिक रीजन है। बाकी कंफर्म इसको बाद में खुद भी कर सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल है या ये वाला ट्रायंगल है, लेकिन मैक्सिमम ये वाला ट्रायंगल ज़्यादा वाज़ेह लग रहा है। तो ये वाला ट्रायंगल है कोलिक रीजन के लिए। और जो पेनक्रियाटिक है वो तो सिंपल दिख जाएगा, हीलियम में दिख रहा है। तो ये 4 इंप्रेशन तो हमारे टोटली कवर्ड हो गए हैं। इंप्रेशन भी हमारे ग्रॉस में कवर्ड हो गए हैं। इसके बाद हमारा एंड में ग्रॉस का थोड़ा सा रह गया मिमोनिक्स, ऑड नंबर 1 3 5 7 9 10 11। ये जो है हमारे पास, ये है हमारे पास पेनक्रियास, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास है हमारे पास स्प्लीन है, ठीक है ना। तो 1 इसका जो इंच है ना, ये थिक है, यानी इसकी जो इंच थिक है, ये 1 इंच कितना है, ये थिक है, ये 1 इंच ये हो गया, 1 ये हो गया। जो दूसरा ऑड नंबर है 3, वाइड कितना है, ये वाइड कितना है, ये कितना वाइड है, ये 3 हो गया हमारे पास, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी, 5 इंच, इसकी कितना लेंथ है इसकी, 7 ऑunces इसका वेट है, 9 से 10 11 ये अंडरलाइंग रिब्स में है, ठीक है। और ये जो 45 डिग्री एंगल बनाता है, वो 45 डिग्री एंगल का जो होता है मैं इसको दिखाता हूँ। तो अच्छा, जो 45 डिग्री का एंगल ये जो बना रहा है 10th रिब के साथ, वो हम ये यहाँ से दिखा रहे हैं। ये जो है ये क्लियर आ रहा है। ये जो स्प्लीन है ये 10th रिब है, और ये T10 वर्टिब्रा है, और ये इस तरह बना रहा है स्प्लीन जो है 45 डिग्री का एंगल। तो ये 45 डिग्री का ये एंगल है। बाकी जो 2 एंगल्स हैं जो हम अगले मिमोनिक में हम बताते हैं आगे। अब अगला मिमोनिक है इसका बेस। बेस का क्या मतलब है? बी के नीचे 3 2 2 2,
यानी 3 बॉर्डर्स 2 एंगल 2 सरफेस 2 एंड्स। 2 एंड्स जो है वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। 2 सरफेस तो हो गए डायफ्रामेटिक और विसरल, बॉर्डर्स भी हो गए 3। ये हो गया इसका बॉर्डर, ये वाला सुपीरियर बॉर्डर, इंटरमीडिएट बॉर्डर इंफीरियर बॉर्डर और ये इन्फीरियर बॉर्डर हो गया हमारे पास। और बाकी जो 2 एंगल है वो इस तरह है, ये ब्रॉड एंटीरियर एंड है और ये जो सुपीरियर बॉर्डर है इसके दरमियान एक एंगल बन रहा है। एक ये एंगल है जो मेमोनिक से मुराद है। दूसरा एंगल जो है इसका ये इन्फीरियर बॉर्डर है और ये ब्रॉड वेंट्रल एंटीरियर एंड है, इसके बाद जो बन रहा है। ये जो 2 एंगल एक तरह से बन रहे होते हैं। इसका पोस्टीरियर बेसल नाम है उसका anterior। हाँ, इस एंगल का क्या नाम है? पोस्टीरियर बेसल एंगल। पोस्टीरियर बेसल एंगल इस एंगल का नाम हो गया। और इस एंगल का क्या नाम होगा जो सुपीरियर और वेंट्रल के बेसल एंगल और क्लिनिकल एंगल भी कहते हैं स्प्लीन। एंटीरियर बेसल एंगल। और क्लिनिकल एंगल क्यों कहते हैं? स्प्लीनोमेगाली होती है ना, तो ये वाला जो एंड होता है ना ये पैल्पेबल होता है, हाँ। इसलिए इसको हम क्लिनिकल एंगल कहते और ये वाला एंड जो पल्पेबल होता है इसको हम इसलिए क्लिनिकल एंड कहते हैं। इसका नाम क्या बताया? तो सुपीरियर बेसल एंगल हैं। नहीं, एंटीरियर बेसल एंगल समझ गया। एंटीरियर बेसल एंगल ये हो गया हमारे पास। इसके बाद जो एंड में हमारी ग्रॉस खत्म होगी। इसमें जो 2 एंड्स हैं, 2 एंड्स कौन से? एंटीरियर एंड और लेटरल एंड है। लेटरल एंड जो होता है वो मोर लाइक बॉर्डर होता है और ये रीच करता है मिड एक्सिलरी लाइन को। ये वही बात है जो मैंने पहले भी शो की थी कि सिर्फ यही पार्ट है जो मिड एक्सिलरी लाइन को रीच करता है, बाकी सारा मिड एक्सिलरी लाइन से पीछे होता है। इसको मैं दोबारा भी शो कर देता हूँ। ये मिड एक्सिलरी लाइन, ये है मिड एक्सिलरी लाइन, ये मिड एक्सिलरी लाइन है, ये शो हो रहा है। इसमें सिर्फ इसका जो आ रहा है लेटरल एंड, ये लेटरल साइड की तरफ ये सिर्फ आ रहा है। बाकी जो एंटीरियर एंड है वो राउंडेड है, ठीक है, एंटीरियर राउंडेड और वो अपर पोल ऑफ द लेफ्ट किडनी जा रहा है, अपर पोल ऑफ द लेफ्ट किडनी जा रही है। ये पिक्चर भी वाज़ेह हो जाएगा। और इसके टोटल 4 विसरल रिलेशंस हैं। 4 विसरल रिलेशन कौन से? 1 स्टमक, 1 किडनी, 1 कोलोन, 1 द पेनक्रियास। तो हमारी इधर जो ग्रॉस होती है स्प्लीन की वो खत्म हो गई है। बाकी अब हिस्टोलॉजी पे अब आ जाते हैं। हिस्टोलॉजी पे क्या है? इसका जो पॉइंट है, लार्जर लिम्फाइड ऑर्गन है, कवर्ड बाय डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अंदर ट्रेबेक्युलाई होते हैं, स्पॉन्जी बॉम में ट्रेबेक्युलाई कहते हैं, वो स्पेसिस को कहते हैं। इधर से मुराद बिल्कुल नहीं, उधर जो होता है स्पॉन्जी बॉम में स्पेसिस होता है, इधर भी उससे मुराद सेप्टा होता है, सेप्टा। तो जो स्पंजी बॉम होता है उसमें जो ट्रेबेक्युलाई होते हैं वो स्पेस बना रहे होते हैं और उसको हम सेप्टा इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें वो कोई बॉर्डर नहीं बन रहे होते किन्हीं 2 चीज़ों के दरमियान। अगर कोई 2 चीज़ों के दरमियान कोई बॉर्डर बना रहा हो तो उस चीज़ को हम सेप्टा कहते हैं। तो अब इधर जो है ये ट्रेबेक्युलाई है, ये डिवाइड करता है और ये बनाता है स्प्लेनिक पल्प। स्प्लेनिक पल्प क्या होता है? स्पेसिस होती है बिटवीन ट्रेबेक्युलाई ऑक्युपाइड बाय सॉफ्ट स्पंजी लाइक टिश्यू। ट्रेबेक्युलाई के दरमियान में स्पेसिस होंगी, वो सॉफ्ट स्पंजी लाइक टिश्यू ऑक्युपाई कर लेंगे, उसको स्प्लेनिक पल्प कहेंगे। इसको ऊपर कर लो। अच्छा, इसमें रेड पल्प होता है, वाइट पल्प होता है। रेड पल्प में एरिथ्रोसाइट सबसे ज़्यादा होते हैं और माइक्रोस्कोप में जो हमारे पास होता है। अच्छा, इसके बाद हम जब माइक्रोस्कोप में रेड पल्प को देखते हैं तो इसके अंदर 2 चीज़ आती है, स्प्लेनिक कॉर्ड्स, इसका दूसरा नाम है कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ। इसके अंदर क्या चीज़ें होती है? एरिथ्रोसाइट्स, बी-एन-टी, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, प्लेटलेट्स, मैक्रोफेजेस, ये खत्म। सेकंड चीज़ इसमें क्या होती है माइक्रोस्कोप में? स्प्लेनिक साइनोसाइट्स, जिसका दूसरा नाम होता है स्प्लेनिक साइनसिस। ये क्या होते हैं? साइनोसाइडल कैपिलरीज होती हैं जिसके दौरान स्प्लेनिक कॉर्ड्स के दरमियान में एक वाइट स्पेसिस होती है जो साइनोसाइडल कैपिलरीज ऑक्युपाई करती है और ये इरेगुलर शेप्ड होते हैं। और साइनसिस का मतलब होता है स्पेसिस, जैसे नेजल साइनस होता है, जैसे हमारे नोज में स्पेसिस होती हैं। तो वेरियस साइनसिस होते हैं जिसके अंदर साइनोसाइडल कैपिलरीज होती हैं और ये लाइंड होती है फ्यूजिफॉर्म एंडोथेलियल सेल, जिसको हम स्टेफ सेल्स कहते हैं, जो पैरेलल होते हैं और बहुत एक्सट्रीमली लॉन्ग होते हैं और ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द साइनसिस पे लाई करते हैं। और बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स लार्ज गैप होते हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता है और जो ब्लड एक्सचेंज हो रहा होता है किन 2 चीज़ों के दरमियान में होता है? साइनोसाइड्स और स्प्लेनिक कॉर्ड्स के दरमियान में हो रहा होता है। बताओ इन 2 को। अच्छा, वाइट पल्प क्या होता है? बेसिकली एक लिम्फॉइड टिश्यू होता है जो हर स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच को सराउंड करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम कहते हैं पाल्स, पेरी, आर्टरियल, एल लिम्फेटिक और शीट। तो पेरी आर्टरी लिम्फेटिक शीट बनाता है एक जो लिम्फॉइड टिश्यू होता है हर स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच को ऑक्युपाई करके। इसके अंदर टी लिम्फोसाइट मेनली होते हैं। तो वाइट पल्प जो होता है उसके साथ सराउंड होता है मार्जिनल जोन के से सराउंड हुआ होता है। इसकी पिक्चर भी होती है, उसमें शो हो जाता है मार्जिनल जोन, यानी ना वाइट पल्प के दरमियान में जो ना बॉर्डर्स के ऊपर ना एक मार्जिन पे एक इस तरह सेल्स एक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको मार्जिनल जोन कहते हैं। इसके अंदर लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, इसके अंदर बी-एन-टी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स और डेंड्रेटिक सेल्स होते हैं और इसके अंदर लिम्फेटिक नोड्यूल जिनका दूसरा नाम स्प्लेनिक नोड्यूल होता है वो भी प्रेजेंट होता है। अब इसकी ब्लड आर्टरी क्या होती है स्प्लीन में? स्प्लेनिक आर्टरी आती है, वो ट्रेबेक्युलाई आर्टरी आती है, उसके बाद हमारे पास सेंट्रल आर्टरियोल आता है, पाल्स, यानी उसके बाद इसके पेनिसिलर आर्टरीज आती है और मार्जिनल साइनस में भी चला जाता है। उसके बाद पेनिसिलर आर्टरीज आके टर्मिनल कैपिलरीज बनाता है। इसके बाद ओपन और क्लोज सर्कुलेशन होती है। ओपन सर्कुलेशन ह्यूमंस में होती है, क्लोज सर्कुलेशन हमारे पास रैट्स में होती है। और सर्कुलेशन बाद में वेनस वेन में चली जाती है, उसके बाद ये रेड पल्प वेन में चली जाती है, उसके बाद ये ट्रेबेक्युलर वेन में चली जाती है और फिर एंड में स्प्लेनिक वेन में चली जाती है। इसका जो बाकी हम शो कर सकते हैं, इसका जो आर्टरी स्प्राई है वो हम आर्टरी स्प्राई इसमें शो कर सकते हैं। ये जिस तरह डायग्राम में शो हो रहा है,
ये स्प्लेनिक सीलियक ट्रंक आ रहा है, इसके आगे से स्प्लेनिक वेन आ रही है, ठीक है। सीलियक ट्रंक आ रहा है, ट्रंक से आगे हमारे पास स्प्लेनिक आर्टरी आ रही है, और वो हीलियम में जाके आगे स्टमक को देने क्या देगी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रिक यानी स्टमक आर्टरी होगी। उसके बाद ये हमारे पास पोर्टल वेन आ रही है, पोर्टल वेन नीचे सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और फिर मेसेंट्रिक वेन को रिसीव कर रही है। उसके बाद ये आगे स्प्लेनिक वेन बना रही है और आगे लेफ्ट गैस्ट्रोइपिलॉइक वेन बना रही है, और ये हीलियम की तरफ जा रही है। हीलियम से गुजरने के बाद स्टमक की तरफ जब जाएगी तो हम इसको कहेंगे शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन। तो एक ये स्ट्रक्चर है। बाकी एक और हमारे पास स्ट्रक्चर है वो आर्टरी का हमारे पास ऐसा शो होगा। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ स्प्लीन में जो दूसरा है इसका जो एलो होगा वो होगा क्लिनिकल ऑफ स्प्लीन। तो क्लिनिकल ऑफ स्प्लीन में हमने सबसे पहले दो ही पॉइंट्स है जो सिनेल में, एक स्प्लीनिक इनलार्जमेंट और स्प्लीनिक ट्रोमा है। स्प्लीनिक इनलार्जमेंट में सिर्फ पॉइंट याद रखने का ये है कि जो इसमें इनलार्ज स्प्लीन हो जाती है वो डाउनवर्ड एंड मीडियली मूव करती है हमारे पास, और इसको दूसरा नाम हम क्या कहते हैं, स्प्लेनोमेगैली भी कहते हैं, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। और ये डाउनवर्ड और मीडियली मूव करती है, और ये डायरेक्ट डाउनवर्ड क्यों नहीं मूव कर सकती, इसको दो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अपोज करते हैं, वरना ये डायरेक्ट डाउनवर्ड नीचे आ जाती है। वो एक स्ट्रक्चर है लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर जो लिखा हुआ है, और फेरिनिक कोलिक लिगामेंट। फेरिनिक कोलिक लिगामेंट का मतलब ये है कि फेरिनी मीन्स डायफ्राम और कोलिक मीन्स कोलॉन। डायफ्राम और कोलॉन को कलेक्ट करने वाला लिगामेंट जो स्प्लीन की सिर्फ सपोर्ट कर रहा होता है, अटैच नहीं होता, एक वो, और लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर यानी जो कोलॉन का जो फ्लेक्शन बेंडिंग पॉइंट होता है स्प्लीन के नीचे, ये दोनों स्ट्रक्चर होते हैं जो स्प्लीन को डाउनवर्ड डायरेक्ट नीचे नहीं जाने देते। यही पॉइंट एक लिखा हुआ है। इसलिए जो इनलार्ज स्प्लीन होती है उसका जो पैथोलॉजी होती है वो डाउनवर्ड जाता है और मीडियली जाता है। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो इसका नॉज एंटीरियर बॉर्डर है, नॉज एंटीरियर बॉर्डर, इसमें हम जो कहेंगे वो हम इसको शो इस तरह करेंगे कि नॉज एंटीरियर बॉर्डर हमारे पास ये वाला शो होगा, ये जो लोब्स बने हुए हैं, नॉज एंटीरियर बॉर्डर जो स्नेल की डायग्राम में हमारे पास शो हो भी रहा है वो ये है नॉज एंटीरियर बॉर्डर। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये जो इधर नॉचेस बनते हैं, ये जो सारा नॉज एंटीरियर बॉर्डर है जो है स्प्लीन का, जो नॉज एंटीरियर बॉर्डर है ये सिर्फ होता है पल्पेट, और वो भी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे होता है, और ओनली इन दैट केस जिसमें हमारे पास पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें स्प्लीन इलाज होता है, वैसे ये नहीं होती पल्पेट। और जो दूसरा क्लिनिकल हमारे पास है वो स्प्लीनिक ट्रोमा है। इसमें ये होता है कि स्प्लीन दिख रही ऐसे होती है कि रिब्स के अंदर भी ये सही वेल प्रोटेक्टेड है, लेकिन जब एक्सीडेंट होते हैं तो टीयरिंग लैक्रेशन हो जाती है स्प्लीन की, यानी टीयरिंग हो जाती है स्प्लीन की, और इसको हम स्प्लीनिक ट्रोमा कहते हैं। तो क्लिनिकल में सिर्फ ये दो पॉइंट्स हैं स्नेल के। अब एम्ब्रियो में आ जाते हैं, ठीक है ना। एम्ब्रियो में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि स्प्लीन जो होती है ना वो डेवलप करती है थिकनिंग ऑफ मेसेनकाइम इन द डॉर्सल मेसेंट्री। 7.47 फिगर इसमें साथ इसकी है वो जो हम इसके साथ देख सकते हैं। जो डॉर्सल मेसेंट्री है वो हमारे पास ये वाली डायग्राम शो होगी ये। तो इसमें जो डॉर्सल मेसेंट्री जो है ना स्प्लीन के साथ जो ऊपर आर्टरी जा रही है, जो एरिया टाइप स्ट्रक्चर भी और एक आर्टरी भी है, तो इसको ये डिस्कस किया गया इसके अंदर। तो जो एम्ब्रियोलॉजी है वो इसमें ये है कि जो स्प्लीन होती है वो डेवलप करती है एज अ थिकनिंग ऑफ मेसेनकाइम, और वो डॉर्सल मेसेंट्री वाले एरिया में डेवलप करती है। और जो इसका दूसरा पॉइंट आएगा हमारे पास, जो दूसरा पॉइंट आएगा वो हमारे पास ये आएगा कि जो नॉचेस होते हैं अलॉन्ग इट्स एंटीरियर बॉर्डर, जो अभी हमने डायग्राम में शो भी किए थे, वो इंडिकेट करते हैं कि जो मेसेनकाइम जो होते हैं वो कभी भी फ्यूज़ नहीं करती, जो मेसेनकाइम मैसेज होते हैं जो इंटीरियर बॉर्डर पे हमारे पास शो होते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि द पार्ट ऑफ द डॉर्सल मेसेंट्री, जो डॉर्सल मेसेंट्री का जो पार्ट होता है जो दो चीज़ों के दौरान एक्सटेंड करते हैं, हीलियम और ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोस्प्लेनिक ओमेंटम। ये एक पॉइंट है एम्ब्रियोलॉजी वाला। दूसरा जो पॉइंट है वो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, स्प्लीनोरीनल लिगामेंट, इसको वर्ड से पता लग जाए, स्प्लीन और किडनी के दौरान में स्ट्रेच होने वाले लिगामेंट। तो ये भी एक पॉइंट है, ये भी स्प्लीन डेवलपमेंट इन द एम्ब्रियोलॉजी हमने डिस्कस किया। और जो दूसरा स्प्लीन आर्टरी जो सप्लाई करती है स्प्लीन को, और ये ब्रांच होती है फोरगट की आर्टरी की, जो सीलियक आर्टरी होती है। तो ये फोर्थ पॉइंट हमारा डिस्कस हो गया एम्ब्रियोलॉजी में। और जो लास्ट पॉइंट है जो एम्ब्रियोलॉजी के हवाले से इंपॉर्टेंट भी है वो है सुपर न्यूमरी स्प्लीन। इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा स्प्लीन भी इंसान के अंदर, मतलब कि ह्यूमन के अंदर होती हैं, और अगर उस स्प्लीन को रिमूव किया जाए तो उस बंदे के अंदर जो होते हैं इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। और इससे यही पॉइंट लिखा हुआ है 10% ऑफ द पीपल जो होता है 1 और मोर सुपर न्यूमरी स्प्लीन्स में बी प्रेजेंट आइदर इन गैस्ट्रोस्प्लेनिक ओमेंटम, जो हमने पीछे बताया था वो क्या होता है, और ये जो हमने यहाँ बताया था पॉइंट इसलिए यहाँ बताया था ना इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे हमने क्लिनिकल डिस्कस करना था गैस्ट्रोस्प्लेनिक ओमेंटम। तो एक तो गैस्ट्रोस्प्लेनिक ओमेंटम वाली जगह पे हमारे पास सबसे ज़्यादा एक से ज़्यादा स्प्लीन बन जाती हैं, या स्प्लीनोरीनल लिगामेंट वाली जगह पे। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की दो हैं बहुत ज़्यादा, जो हाईली इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर स्प्लीन को अगर हम करते हैं ना कि ये जो हाइपरट्रोफी होती है, अगर हम मेजर स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद हाइपरट्रोफी होती है। हाइपरट्रोफी क्या होती है? इनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन या टिश्यू ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इट्स सेल्स, तो इनलार्ज हो जाते हैं ऑर्गन्स अगर हम मेजर स्प्लीन को रिमूव करते हैं। पहली क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। दूसरी ये है कि
जो डिजीज़ होती है ना, कि ये यहाँ लिखा हुआ है कि एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रिकरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ फॉर विच द स्प्लेनिक्टोमी वाज इनिशियली परफॉर्म। स्प्लेनिक्टोमी का मतलब होता है स्प्लीन को रिमूवल सर्जिकली। तो जिस डिजीज़ की वजह से उसको रिमूव किया होता है ना, वो डिजीज़ के सिम्टम्स भी वापस आ जाते हैं। ये इसकी दूसरी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है जो हमने एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस की। तो हमारे इसके अंदर क्लिनिकल और एम्ब्रियोलॉजी ऑफ स्प्लीन टोटली कवर्ड हो गया। अब हम हिस्टोलॉजी ऑफ स्प्लीन की तरफ जाएंगे। अब जो रिमेनिंग जो पॉइंट्स है उसके स्प्लीन के, उसको भी हम डिस्कस एक साथ कर लेंगे स्लाइड्स की सूरत में। तो जो इसमें है ना इम्यून सिस्टम, इसमें ये लिखा था लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फेटिक वेसल्स आती हैं जो क्या करती हैं, ड्रेन करती हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड को और लिम्फ को फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यूज इनटू ब्लड। लिम्फेटिक वेसल्स का ये काम होता है। स्प्लीन से रिलेटेड है सारी चीज़ें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दूसरा जो इसके अंदर पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि टिश्यूज़ और ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और जो ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स होते हैं जो सिर्फ दो होते हैं, थाइमस एंड बोन मैरो। थाइमस इसलिए क्योंकि इसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स बन रहे होते हैं, बोन मैरो इसलिए क्योंकि इसके अंदर आरबीसी की प्राइमरी प्रोडक्शन हो रही होती है और लिम्फोसाइट्स भी एक तरह से ड्राइव हो रहे होते हैं उसके प्रिकर्सर सेल्स। तो ये सिर्फ दो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स होते हैं, बाकी इसके रिमेनिंग सारे सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स होते हैं जिसके अंदर टॉन्सिल्स आ जाता है, लिम्फ नोड आ जाता है, स्प्लीन आ जाता है और म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू मार्ट आ जाता है। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने डिस्कस की हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो स्प्लीन आती है। वो लार्जर लिम्फाइड ऑर्गन है, ये रिसीव्ड ब्लड करती है स्प्लीनिक आर्टरी से, और जो ये ओनली लिम्फाइड ऑर्गन है जो प्राइमरी फिल्टर करती है ब्लड को, बाकी फिल्टर नहीं करती ब्लड को, और ये इनकैप्सुलेटेड ऑर्गन होती है। ठीक है, तो ये वाइड लिम्फाइड ऑर्गन है जो आरबीसी को जो फिल्टर करता है ब्लड को। जो बाकी जो होते हैं लिम्फाइड ऑर्गन वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो सेल्स बनाने में ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे थाइमस ग्लैंड है वो टी लिम्फोसाइट्स बनाता है, इस तरह बाकी भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये वाइड ऑर्गन है, लिम्फाइड ऑर्गन होने के बावजूद ब्लड को फिल्टर भी साथ करते हैं, और ये वाइड लिम्फाइड ऑर्गन, इसके अलावा कोई और ऑर्गन ऐसा नहीं है। उसके बाद पैरेन्काइम है, ये हिस्टोलॉजी अब शुरू हो रही है। हिस्टोलॉजी थोड़ा क्रूशल टॉपिक है, इसको मैं इसलिए साथ साथ इसके साथ स्लाइड्स के थ्रू लेके चल रहा हूँ। हिस्टोलॉजी में ये हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन शो हो रहा है ये स्प्लीन का। इसमें क्या हो रहा है, जो डार्क स्पॉट्स है ये हमारे पास वाइट पल्प है, ठीक है ना, और जो ये बाकी रिमेनिंग पिंक स्पॉट्स है हमारे पास रेड पल्प है। वाइट पल्प में हमारे पास स्मॉल नोड्यूल्स होते हैं लिम्फेटिक टिश्यू के। अब ये जो डार्केस्ट क्यों हमारे पास शो हो रहा है, इसकी रीज़न हिस्टोलॉजी में हमें दी हुई है। मैं हिस्टोलॉजी में दिखा भी देता हूँ, लाइक हुसैन की जो बुक है उसमें, कि ये जो है वाइट पल्प हमारे पास इसलिए शो होता है, हमारे पास ये रेड पॉइंट लास्ट वाला है कि वाइट पल्प हमारे पास डीपली बेसोफिलिक पर्पलिश इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर डेंसली पैक्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं। जबकि जो रेड जो होता है रेड पल्प, ये जो पहली लाइन लिखी हुई है, रेड पल्प के अंदर फ्यूअर लिम्फोसाइट्स होते हैं, ओनली कंटेन्स फ्यूअर लिम्फोसाइट्स एंड देयरफॉर स्टेन्स कंपैरेटिवली लाइटर। तो इसकी ये रीज़न है जिसकी वजह से हमारे पास ये जो रेड पल्प है वो हमारे पास लेस शो हो रहा है, और जो वाइट पल्प हमारे पास डार्किश शो हो रहा है जिसके अंदर स्मॉल नोड्यूल्स और लिम्फेटिक टिश्यू भी होते हैं। इसके बाद ये हमारे पास थोड़ी ज़्यादा अच्छी डायग्राम बनी हुई है, इसमें ट्रेबेकुला शो हो रहे हैं। स्पॉन्जी बॉन के ट्रेबेकुला और इसके ट्रेबेकुला में फ़र्क होता है, ठीक है ना, वो अलग होते हैं। तो ये ट्रेबेकुला इसके शो हो रहे हैं हिस्टोलॉजी में। इसके जो क्रॉस सेक्शन है, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कैप्सूल शो हो रहा है, और जो कैप्सूल है वो डेंस लेयर ऑफ पिंक कनेक्टिव टिश्यू है, और ये ट्रेबेकुला है, और ट्रेबेकुला के अंदर ये जो है ना ये सर्कल है, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन शो हो रही है। तो अगर एक चीज़ ऐसे ट्यूब बनी हुई है, इसका हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हमारे पास ऊपर से सर्कल ही दिखेगा। तो ऊपर से सर्कल जो दिख रहा है हमारे पास दरमियान में ट्रेबेकुलर आर्टरी है, और ये ब्रांच है स्प्लेनिक आर्टरी की। इससे सिमिलर डायग्राम भी हिस्टोलॉजी में हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये हमारे पास शो हो रहा है, इसमें हमारे पास ये थोड़ी वाइट पल्प है, और वाइट पल्प को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया गया इस स्लाइड में। इस स्लाइड में क्या शो हो रहा है, ये वाइट पल्प है, ये वैसे वाइट और रेड पल्प दोनों है, लेकिन इसमें हमने सिर्फ वाइट पल्प को हाईलाइट किया है। वाइट पल्प को सिर्फ हाईलाइट किया इसमें हमने। इसको मैं थोड़ा सा पेंसिल से एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो है ना हमारे पास जहाँ हमारी पेंसिल एंड हो रही है, ये सारा रेड पल्प है, लेकिन ये जो है ना डार्क स्पॉट्स, ये हमारे पास वाइट पल्प का एरिया है। अब इसमें ये वाइट पल्प के एरिया को हमने देखना है कि इसके अंदर मेनली टी एंड बी सेल्स मेनली होते हैं, और ये जो वाइट पल्प का एरिया है इसको हमने थोड़ा मैग्नीफाई किया, थोड़ा सा और ज़्यादा। जब इसको हमने मैग्नीफाई किया, ये तो रेड पल्प है ना, ये जो मैग्नीफाई किया इसमें दरमियान में ना सेंट्रल आर्ट्रियोल्स हैं, और ये वाला ये पाल्स है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं पेरी आर्ट्रियोलर लिम्फॉइड शीट। ये इसके इर्द गिर्द सराउंड हुई होती है, ठीक है ना, हर इसके पूरी आर्टरी के इर्द गिर्द होती है। हम इस आर्टरी को ऊपर से देख रहे हैं, तो ये सिलेंड्रिकल शीट ऑफ मोस्टली मैच्योर टी सेल्स होती है पाल्स। ये वाइट पल्प पूरी, इस वाइट पल्प को इसमें पूरा डिस्कस किया जा रहा है बहुत डिटेल से। अभी जो दूसरे है ना, ये तो छोटा जो सर्कल होता है ना डार्क, वो वाइट पल्प में ये होता है, ठीक है ना। जो बड़ा सा बहुत सर्कल होता है ना वाइट पल्प में डार्कली, वो ये नहीं होता, वो ये होता है स्प्लेनिक फॉलिकल्स, जिसको हमने हिस्टोलॉजी में भी वर्ड यूज़ की। ये प्राइमरी बी सेल से बना होता है। ये किससे बना होता है, ये टी सेल्स मैच्योर, ये प्राइमरी बी सेल से बना होता है। अब ये इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी जो सारे मुश्किल टर्म्स थी। इसके अंदर ये जो है ना, ये जो बड़ा सा स्प्लेनिक फॉलिकल है, इसका जो आउटर एरिया है ना, वो हमारे पास आ रहा है मार्जिनल जोन।
ये नॉट डेंसली पैक्ड थिकर रिंग होती है, इसके अंदर बी सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, डेंड्रेटिक सेल्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास ये एरिया आ जाता है मेंटल जोन, ये डार्कर होता है, थोड़ा मोर डेंस होता है, बी सेल्स होते हैं और माइक्रोफेजेस होते हैं। इसके दरमियान हमारे पास आता है जर्मिनल सेंटर और इसके अंदर एक्टिवेटेड बी सेल्स होते हैं, और ये हमारे पास होता है सेंट्रल आर्ट्रियोल वाला रीजन, ये जो सर्कल हमने हाईलाइट किया हुआ है। और ये इसके नीचे पॉइंट ये लिखा है, हमने मैम ने भी बताया था कि सेंट्रल आर्ट्रियोल्स का मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल में लोकेट होते हैं, ये जर्मिनल सेंटर के से दूर होते हैं बॉर्डर पे, तो सेंटर का मतलब ये नहीं है कि सेंटर में हमेशा लोकेट होते हैं, जैसे ये है। तो सेंट्रल आर्ट्रियोल है, तो ये सेंट्रल आर्ट्रियोल है हमारे पास, तो सेंट्रल आर्ट्रियोल है, ये नॉट सेंट्रली लोकेटेड इन द फॉलिकल, फॉलिकल के सेंटर में कभी भी लोकेट नहीं होते, वो जर्मिनल सेंटर होता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके इर्द गिर्द जो होता है हमारे पास प्राइमरी टी सेल्स आ जाएंगे, मेच्योर टी सेल्स ये हैं, प्राइमरी टी सेल्स ये हैं और प्राइमरी बी सेल्स ये हैं हमारे पास। तो ये वाइट पल्प को हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था इसके अंदर, पूरी एक स्लाइड के अंदर हमारे पास मार्जिनल जोन, मेंटल जोन, जर्मिनल सेंटर, सेंट्रल आर्ट्रियोल्स, स्प्लेनिक फॉलिकल्स, वाइट पल्प, सेंट्रल आर्ट्रियोल्स, पाल्स, ये सारा वाइट पल्प से रिलेटेड जितना भी कंटेंट था इस एक स्लाइड में शेयर हो गया। इसके बाद हम रेड पल्प को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। रेड पल्प में क्या होता है, ये पिंकिश होता है, इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ आरबीसीज होते हैं इसलिए, और इसके अंदर 70% ऑफ द रेड पल्प जो होता है बाय वॉल्यूम इज अ पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा हो गया। तो 70% ऑफ द रेड पल्प एरिया जो होता है हमारे पास पैरेन्काइमा होता है, 30% जो होता है वेनस साइनसिस होते हैं, जिसको हम दूसरा नाम साइनाइड्स देते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में दिया है। तो वेनस साइनसिस और साइनाइड्स हम शो भी कर देते हैं। ये होता है, ये वाले जो आरबीसीज होंगे ना सर्कल, ये वाले जो होंगे ना ये खत्म हो जाएंगे इधर, ये वाले यहाँ नहीं होंगे, सिर्फ बायकॉन्केव होंगे जो स्प्लीन से पास कर पाएंगे, वो हमें आगे जाके पता लगेगा। ये वाला जो एरिया ना हमारे पास, ये सारा रेड पल्प है, और रेड पल्प के अंदर भी हम ध्यान से देखें ना, ये जो थोड़े स्पेसेस होते हैं वेस्कुलर टिश्यू के, एक तरह से स्पेस होती है, इसको हम थोड़ा डीपली गौर करें। ये तो वायरस साइनसिस है ना, तो ये अब इसको थोड़ा डीपली गौर करें, तो ये जो है ना हमारे पास, ये जो एरिया बच रहा है, ये जो एरिया हमने इसको रेड पल्प के अंदर से निकाला है, इसके अंदर सेल्स होते हैं, इसको हम एंडोथीलियल सेल्स कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर जो हमारे पास होता है वायरस साइनसिस, इसको हम कहते हैं ब्रॉड इंटरकनेक्टेड वेस्कुलर स्पेसिस। जितना भी ब्लू है ना, ये सारा ब्लू, ये वायरस साइनसिस, ये रेड पल्प के अंदर वेस्कुलर टिश्यू होता है और लाइंड विद होता है स्पेशल, ये जो डार्क है, डार्कली स्टेन्ड एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, जिसको हम स्टेफ सेल्स भी कहते हैं, फ्यूजिफॉर्म एंडोथीलियल सेल्स को स्टेफ सेल्स भी कहते हैं। और ये फिल्टर करते हैं ब्लड को, और यही जो होते हैं ये स्फेरिकल वाले आरबीसी को खत्म कर देते हैं, और बायकॉन्केव वाले जो होते हैं आरबीसी ये वाले इनको जाने देते हैं, और ये डिटेक्ट करते हैं एब्नॉर्मली शेप्ड आरबीसी को, जैसे ये है, इसको क्रॉस भी किया गया। और लार्ज राउंड बेसिफिलिक न्यूक्लियाई होता है, इनका रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, सराउंड करते हैं सेनोसाइट्स को, और कैन नॉट बी सीन होता है विद लाइट माइक्रोस्कोप, इनको नहीं देखा जा सकता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, बहुत माइन्यूट लेवल पे होते हैं। और ये इवेंचुअली ज्वाइन करते हैं वन एंड अनदर को, ये जैसे वेरियस साइनसिस ने एक दूसरे को ज्वाइन किया हुआ है, और जब ज्वाइन कर लेते हैं तो ये ड्रेन कर लेते हैं एक स्प्लेनिक वेन में, और स्प्लेनिक वेन आगे जाके हेपेटिक पोर्टल वेन में जाके लिवर में चली जाती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास वो ये है, कॉर्ड्स और बिलरॉथ को एक्सप्लेन करना है। अब जो वेरस, ये जो मेरी जहाँ पेंसिल एंड हो रही है इस एरिया पे गौर करना है, ये सारा जो था ना वेरस साइनसिस था, ठीक है ना। अब जो इसके दौरान में बचा हुआ एरिया बच गया था ना, जो येलो हाईलाइट किया हुआ है, ये कॉर्ड टाइप स्ट्रक्चर होता है, कॉर्ड यानी स्टाल्क टाइप, एक ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर इस तरह बन रहा होता है, तो इसलिए हम इसको कॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है ना, कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ। तो बिलरॉथ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, तो कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ कहते हैं। तो एक स्विच चीज़ की तरह दिख रहा होता है, स्विच चीज़ में जो स्पेसिस होते हैं ना वो वेरस साइनसिस होते हैं, और जो रिमेनिंग एरियाज होता है ना वो कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ होते हैं, इसलिए इसको स्विच चीज़ से किया। तो इसमें पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ में, इसमें माइक्रोफेजेस होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स में, लिम्फोसाइट्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू, आर्ट्रियोल्स और आरबीसीज होते हैं। तो ये आर्ट्रियोल्स हैं और ये सेनोसाइड्स हैं, ठीक है ना। और ये ब्रांचेज होती है आर्ट्रियोल जो होती है ना, सेंट्रल आर्ट्रियोल्स की होती हैं, और ये जो आरबीसीज है ना ये आर्ट्रियोल्स में से सेनोसाइड्स के अंदर जाती हैं। और ये जो पल्प आर्ट्रियोल होता है, पल्प आर्ट्रियोल के इर्द गिर्द हमारे पास शीट भी होती है, मतलब ये इसकी एक टाइप होती है पल्प आर्ट्रियोल के अंदर से एक निकलती है शीटेड आर्ट्रियोल, इसके साथ शीट होती है, जो शीटेड आर्ट्रियोल होती है इसके अंदर मैक्रोफेजेस होती है, मैक्रोफेजेस से बहुत सी चीज़ों को ख़त्म भी कर देती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और इसकी तरह एक नॉन शीटेड आर्ट्रियोल भी होती है जो पल्प आर्ट्रियोल में से निकलती है, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती, वो नॉन इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग आर्ट्रियोल्स होती है। और ये इसके सामने इंपॉर्टेंट लाइन भी लिखी है, मैं बोल भी देता हूँ, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द वेनस साइनसिस सेनोसाइड्स पैरेन्काइमा ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इवेंचुअली लुक लाइक कॉर्ड्स अंडर द माइक्रोस्कोप, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ। इफ रेड पल्प वाज सीन इन 3 डायमेंशन इट वुड एक्चुअली लुक लाइक अ पीस ऑफ स्विस चीज विद होल्स रिप्रेजेंटिंग द सेनोसाइड्स एंड चीज रिप्रेजेंटिंग द पैरेन्काइमा, ठीक है। ये हमारे पास चीज रिप्रेजेंटिंग द पैरेन्काइमा हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या होगा, पैरेन्काइमा हैज़ आरबीसीज इन द आर्ट्रियोल्स दैट मूव इन फ्यूचर टू सेनोसाइड, सेनोसाइड में जाके ना वो एबनॉर्मल आरबीसीज खत्म होने होते हैं, इसलिए वो आर्ट्रियोल में से जाता है, जो अपने डायग्राम के अंदर भी शो हुआ, ये आर्ट्रियोल्स है, ये सेनोसाइड्स है, तो ये इधर से इधर आरबीसीज गए हुए हैं। तो लिम्फोसाइड्स और आगे क्या लिखा, बट दे आर नो लॉन्गर सराउंडेड बाय, आगे क्या लिखा है, सेनोसाइड्स आर्ट्रियोल्स आर ब्रांचेज ऑफ द सेंट्रल आर्ट्रियोल्स ऑफ द वाइट पल्प, वाइट पल्प की जो सेंट्रल आर्ट्रियोल्स थी वो ब्रांच देती है आर्ट्रियोल्स में, ठीक है ना। बट
वो तो वाइट पल्प की आर्टरी, जब वो ब्रांच देके इधर जो ब्रांच देगी इधर पाल्स नहीं होगा इसके इर्द गिर्द। वाइट पल्प में सेंट्रल आर्टरीज के इर्द गिर्द पाल्स होगा, लेकिन इधर पाल्स नहीं होगा। इधर इसलिए आगे लिखा बट दे आर नो लॉन्गर सराउंडेड बाय द पोर्शन ऑफ द पल्प बाय द पोर्शन ऑफ द लिम्फोसाइट्स, जैसे वहाँ पाल्स था यहाँ पाल्स नहीं है, एंड आर सिमिलरली कॉल्ड पल्प आर्ट्रियोल। तो अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि पल्प आर्ट्रियोल में क्या फ़र्क है विदाउट पाल्स। Portion of the pulp arteriole are called sheet arterioles because they are surrounded by a layer of macrophages that filter the blood, जिस तरह मैंने बताया था। There are some arterioles without sheet and are considered non-filtered arterioles। तो ये हमने इस स्लाइड को एक्सप्लेन भी कर दिया कि इस स्लाइड के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की थी, सारे स्लाइड को हमने डिस्कस किया। अच्छा, ये एक और इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये नीचे किडनी हमारे पास शो हो रही है और ये स्प्लीन है और ये हमारे पास ये सिफेलिक ट्रंक आ रहा है और ये हमारे पास हेपेटिक ये पोर्टल वेन है। ये पोर्टल वेन रिमेंबर करना है, ये आगे जाके लिवर में कनेक्ट होती है जाके पोर्टल वेन, ये पोर्टल वेन लिवर में कनेक्ट हो जाती है और नीचे पेनक्रियास और लेफ्ट किडनी हमारे पास। इसके बाद हमारे पास स्प्लीन जो होती है इसको हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ द ऑड नंबर्स। क्यों? इसके अंदर 1 3 5 7 9 11 आता है, उससे हम याद रखें 3 इंच वाइड होता है, 1 इंच ये थिक होता है और 5 इंच ये लंबा होता है और ये हीलियम होता है और इसका वेट होता है 7 आउंस यानी 200 ग्राम होता है और इसके अंदर ये स्प्लेनिक आर्टरी वेन और आर्टरीज भी आ रही होती हैं। इसके बाद हमारे पास ये जोन है, ये हम थोड़ा ध्यान से थोड़ा दिखा रहे हैं। अच्छा, ये हम थोड़ा अब हमने जो पढ़ा था ना हिस्टोलॉजी में, वो हमने माइक्रो लेवल पे पढ़ा था। अब हम उन्हीं एनाटॉमिकल टर्म्स को मैक्रो लेवल के ऊपर देखेंगे। मार्जिनल जोन है, ये हमारे पास ये येलो में कंसिस्ट कर रहा है। ये पेरी आर्ट्रियोल लिम्फेटिक शीट पाल्स है, ये पाल्स हमारे पास ये हर सेंट्रल आर्ट्रियोल के इर्द गिर्द हमारे पास ये एरिया जा रहा है पाल्स का। ये हमारे पास फॉलिकल बन रहा है, ठीक है ना। और ये हमारे पास वाइट पल्प है जो 25% ऑफ द स्प्लेनिक टिश्यू बनाता है। ये ट्रेबेक्यूलाए हैं, ये कैप्सूल है ऊपर और हमारे पास ये कैप्सूल है और ये हमारे पास सेंट्रल आर्टरीओल आ रही है ये वाली, ठीक है, ये सेंट्रल आर्टरीओल है ये जो मार्क हुई है। और ये हमारे पास स्प्लेनिक आर्टरी, जो स्प्लेनिक आर्टरी आगे जाके स्फेलिक ट्रंक से जो आ रही होती है। तो ये हमने थोड़ा सा वाइट पल्प के बारे में आपको मैक्रो लेवल के ऊपर दिखाया, पीछे हमने हिस्टोलॉजी में माइक्रो लेवल पे पढ़ा था। अच्छा, अब ये हमारे पास वाइट पल्प शो हो रहा है। अब ये है, इसमें पॉइंट टू बी नोट ये है कि जो हिस्टोलॉजी की बुक में लिखा हुआ है ओपन आर्टिकुलेशन और क्लोज आर्टिकुलेशन। ओपन आर्टिकुलेशन में होता है कि ये वायद ऐसा ऑर्गन है जिसमें आर्टरीज वेन के साथ कनेक्टेड नहीं होती, दिमाग में इसके अंदर स्पेसिस होती है जिसको हम कॉर्ड्स कहते हैं। देखें ये ब्लू एरिया वेन्स वाला है सारा, ये हमने हाईलाइट भी किया, वेनस साइनसिस वाला एरिया। ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है इंटरमिनल आर्टरीज से, दिमाग में स्पेसिस जिसको हम कॉर्ड्स कहते हैं, जो नीचे हाईलाइट किया हुआ है। कॉर्ड्स और वेनसिस, ये जो ब्लू वाला एरिया और दिमाग स्पेसिस जो हैं ये 70, इसको रेड पल्प कहते हैं, 75% ऑफ द स्प्लेनिक टिश्यू बनाता है, ठीक है। इस जो वेनस साइनसिस है बाद में कलेक्टिंग वेन में चले जाती है और बाद में स्प्लेनिक वेन में चली जाती है और स्प्लेनिक वेन से हेपेटिक पोर्टल वेन में जाके होके वो लिवर में चली जाती है। अच्छा, ये सेंट्रल आर्टरीओल है, ठीक है। ये ऊपर हमारे पास कैप्सूल है, ट्रेबेक्यूला है और ये हमारे पास मार्जिनल जोन है येलो में। ये पेरी आर्टरी लिम्फेटिक शीट है हमारे पास, ये जो हर आर्टरी के इर्द गिर्द आ रही है, ठीक है। वो हमने ऊपर से देख रहे थे ना क्रॉस सेक्शन, ये हम मैक्रो लेवल पे देख रहे हैं। और ये फॉलिकल है और ये वाइट पल्प बना रहा है, ठीक है। वाइट पल्प जो होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और उसके अंदर चीज़ें भी उससे उसी तरह की होती हैं। अच्छा, अब ये थोड़ी डिटेल स्लाइड है। अब इसमें हम वाइट पल्प को देखेंगे कि वाइट पल्प के अंदर होता क्या है। ये सारा वाइट पल्प है, ये हमने देखे ना वाइट पल्प है, छोटा सा एरिया। ये वाइट पल्प को हमने मैग्नीफाई किया हुआ है, ठीक है ना। ये मैग्नीफाई किया हुआ है। ये मार्जिनल जोन है, मार्जिनल जोन भी यहाँ शो हो रहा है हमारे पास। ये देखिए सारा मार्जिनल जोन है, ये ऊपर सारा ये पाल्स है, ये ऊपर हमारे पास आर्टरी आ रही है, जहाँ मेरी पेंसिल एंड हो रही है मैं उस तरह बता रहा हूँ। ये इसके साथ हमारे पास ये फॉलिकल आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं इसके अंदर, क्योंकि वाइट पल्प है ना, ये इम्यूनिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर ये सेंट्रल आर्टरी वाला ये लिखा हुआ भी है और इसके अंदर ये जो है पाल्स जो मैंने बताया था, पेरी आर्टरी लिम्फेटिक शीट, इसके अंदर हमारे पास टी सेल्स पड़े हुए हैं, ये मैंने लिखा हुआ है। और ये हमारे पास मार्जिनल जोन है, इसके अंदर भी हमारे पास पड़े हुए हैं सेल्स, ये जो हमारे पास इसको हम क्या कह सकते हैं, बी सेल्स भी कह सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो है फॉलिकल के अंदर जो होता है, जो जहाँ आर्टरीज हमारी टर्मिनेट होती हैं उसके अंदर फॉलिकल बना होता है, उसके अंदर हमारे पास फॉलिकुलर बीफ सेल्स होते हैं, ठीक है ना। असल में होता ये है कि इसके अंदर केस ये होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास पहला केस होता है कि अगर हमारे पास डेंड्रेटिक सेल आ जाए जिसके ऊपर एंटीजन लगा होता है, वो इधर आएगा, पाल्स में आएगा, पाल्स में से टी सेल जिसको इसके एंटीजन आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करके बी सेल को एक्टिवेट करेगा, बी सेल प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करके इसको काउंटर कर लेगा, ठीक है। ये आप वाइट पल्प का मैं काम बता रहा हूँ। ये केस 1 है, डेंड्रेटिक सेल आ रहा है हमारे पास पेरिफेरल टिश्यू के साथ जिसके साथ एंटीजन होता है। दूसरा केस है हमारे पास वायरस आ जाता है, वायरस आ जाता है या कोई भी चीज़ आ जाती है तो उसको भी ये टी सेल आइडेंटिफाई करता है, बी सेल्स के थ्रू प्लाज्मा सेल्स से एंटीबॉडीज बना के इसको काउंटर इफेक्ट कर लेता है और उसको कैंसल आउट कर लेता है। और इधर जो इम्यूनोग्लोबिन जो हमारे पास ज़्यादा यूज़ होती है, इम्यूनोग्लोबिन जी होती है, इम्यूनोग्लोबिन एम यूज़ होती है अगेंस्ट द एंटीजन हेयर, ठीक है ना। ये थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा हूँ लेकिन वाइट पल्प का ये सारा रिलेटेड। और इसके हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं, एपीसीज, और ये फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। और ये हमने जो मैक्रो लेवल के ऊपर वाइट पल्प देखा था उसको हमने और मैग्नीफाई करके स्लाइड में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था।
अब ये रेड पल्प है, ठीक है ना। रेड पल्प को भी हम थोड़ा सा ये देखिए, रेड पल्प को हमने लिया है, वेनस साइनस सारा, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आर्टरीज आ रही है, वेनस साइनसेस आ रही है, दिरान जो स्पेसिस को कॉर्ड्स कहते हैं। अब इसमें ये है कि ये जो जितने भी बाइकॉन्केव वाले हैं ना आरबीसी, ये जो स्पेसिस है ना वेनस साइनसेस के दौरान, इसको हम स्लिट कहते हैं। अभी जितने भी आर्टरीज में से आरबीसीज आ रहे हैं ना बाइकॉन्केव, ये स्लिट के अंदर से ना स्क्वीज होकर निकल जाते हैं, लेकिन जो इरेगुलर शेप्ड होते हैं वो यहाँ फंस जाते हैं और इनको ये जो माइक्रोफेजेस यहाँ कॉर्ड और बिल रॉड पे बैठे होते हैं वो इनको खा के खत्म कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इसका ये फैक्टर इधर होता है, ये इसलिए रेड पल्प यहाँ खत्म कर रहा होता है। ये कॉर्ड्स हैं, ये वेनस साइनसेस है ब्लू वाले, और ये शीट आ रही है हमारे पास, आर्टरी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से ये आरबीसीज की प्योरिफिकेशन हो रही होती है, यही इस तरह कुछ हमने लिखा हुआ है, और इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई बात इस तरह नहीं है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट इसमें कोई चीज़ें नहीं है, मैक्रोफेज सारा, हाँ यस यही है। इसके अलावा हमारे पास, अच्छा मैं इसकी थोड़ी डिटेल्स भी पढ़ देता हूँ, और जो मैंने बताया था अभी मैं इसको ऊपर से पढ़ लेता हूँ। इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, रेड पल्प को हमने इसमें जूम किया हुआ है। इरेगुलर आरबीसीज होते हैं, वो कैन नॉट पास द स्लिट होते हैं एंड थस गेट फैगोसाइटोज्ड बाय द माइक्रोफेजेस इन द कॉर्ड, सेम फॉर द वायरस। इस पर हमने ऊपर वाइट पल्प को जूम किया था, ठीक है। इसके ऊपर फिर हमने ये जो पाथ है, ये वाला पाथ, ये जो मैंने आपको दिखाया था किडनी में मैक्रो लेवल के ऊपर, और मैक्रो लेवल के ऊपर हमने रेड पल्प दिखाया था। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम स्प्लेनिक आर्टरी central arterioles branch into end arteries or end capillaries. It does not actually straightways, it does not actually combine to the veins straightway, but these arteries have no walls, allowing RBCs to flow into the surrounding tissues, and in surrounding tissues cells get picked up by the sinus system shown in blue. Sinus system are venous sinus shown above. They are all around the end arteries. Venous sinuses pick up these RBCs and transport them to the collecting veins and then join up and drain into splenic vein before leaving the spleen. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कलेक्टिंग वेन में चले जाते हैं और फिर ज्वाइन करके ड्रेन कर देते हैं स्प्लेनिक वेन में बिफोर लिविंग द स्प्लीन इटसेल्फ। Between the end arteries and the venous sinuses is the space called the cords, also known as the cords of Billroth. Here we have the heaps, यानी heaps यानी वो हमारे पास होता है clumps, मतलब कि ढेर जिसको कहते हैं, heaps of macrophages. The cords and the venous sinuses make up the red pulp. Red pulp makes up the 75% of the splenic tissue. Red pulp is important in destroying and filtering abnormal RBCs, unhealthy RBCs as well as old RBCs. और इसमें हमने white pulp दिखाया था 25% of the splenic tissue बनाता है, और ये portal vein होती है, is the vein that goes into the liver, important point है। और crucial ये बाकी इसके अलावा ये डिटेल जो थी इसके अंदर हिस्टोलॉजी में अब इसको लाइक हुसैन से भी थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लाइक हुसैन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं सिर्फ वो इसके अंदर डिस्कस करूँगा, ज़्यादा नहीं। इसके ऊपर जो हमारे पास लिखा हुआ है तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ बता रहा हूँ। ये लार्जर लिम्फाइड ऑर्गन होता है, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में होता है, और ये ओनली लिम्फाइड ऑर्गन होता है जो इंटरपोज होता है ब्लड सर्कुलेशन में। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वो ये याद रखने वाला है कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर होता है, ठीक है। और इसके अंदर ट्रेबेकुलाई होते हैं, और वो बाकी सारी चीज़ें तो हमने स्लाइड में डिस्कस कर दी थी। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, हाँ, ऑल दो द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन स्प्लीन इज क्वाइट लिमिटेड, the myofibroblasts in the capsule and the trabecula enable the spleen to contract and discharge the stored blood components, mainly erythrocytes and platelets, into the systemic circulation, and when the blood volume suddenly falls, for example due to severe bleeding as a result of trauma। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था। इसके अलावा हमारे पास रेड पल्प जो है वो उसको हमने सारा डिस्कस किया हुआ है। स्टेफ सेल्स इसका नाम, हाँ, लार्ज गैप्स होते हैं जिसके पास वो लार्ज गैप्स याद रखने हैं 2 to 3 माइक्रोन मीटर वाइड होते हैं वो बिटवीन द स्टेफ सेल्स फ्यूजिफॉर्म एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और इसके अंदर जो है वाइट पल्प में जो है पाल वो सारा तो डिस्कस हो गया स्लाइड्स में। हिस्टोलॉजिकली द सेंट्रल आर्टरियोल्स आर आर्टरियोल्स, और इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है। और वाइटिस अपीयरेंस इन फ्रेश कंडीशन होता है, और ज़्यादा इसमें कोई नहीं है। और ब्लड सप्लाई जो है वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। 0.2 मिलीमीटर जो होते हैं जब वो आर्टरियोल बन जाती हैं। बाकी जो ग्रीन है में लिखा हुआ है, ईच सेंट्रल आर्टरी सराउंडेड बाय पेरी आर्टरियल लिम्फेटिक शीट विच इज एक्सपेंडेड इन दोज रीजन विच कंटेन लिम्फेटिक नोड्यूल, ये भी हो गया। और लिम्फेटिक नोड्यूल इज द रीजन वेयर द सेंट्रल आर्टरी यूजली ऑक्यूपाइज एंड इन सेंटरिंग पोजीशन लाइट अवे फ्रॉम द जर्मिनल सेंटर, वही हमने बताया था कि सेंटर में लाई नहीं करती, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, यस ये है ओपन सर्कुलेशन क्लोज सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाले, टर्मिनल कैपिलरीज जो होती हैं वो इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं स्प्लेनिक साइनोसाइड्स और डिलीवर करती है वेन्स के अंदर ब्लड को, जो वेनस साइनोसाइड जो हमने ब्लू में दिखाया था। और ये सिर्फ रैट और डॉग्स में होता है, ठीक है, ये लिखा हुआ अभी आगे। और जो ओपन सर्कुलेशन है उसमें जिस तरह मैंने बताया था दिमाग में कॉर्ड्स आ जाते हैं, स्प्लेनिक कॉर्ड्स स्प्लेनिक टर्मिनल आर्टरी कैपिलरीज के दरमियान में, और उसके बाद वेनस सिस्टम आता है, डायरेक्टली वेन्स के अंदर साइनोसाइड्स के अंदर नहीं जाता, तो उसको हम वो ओपन सर्कुलेशन कहते हैं और वो ह्यूमन के अंदर कंसिस्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था।
और इसके अंदर हमारे पास क्या आता है उसके अलावा तो बस ये फंक्शंस है, फंक्शंस में क्या फंक्शन रिलेटिंग टू द इम्यून सिस्टम और डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड एंड वॉर्नर्स RBCs, और इसके अंदर लिखा हुआ है हेमोग्लोबिन जो होता है उसको डिग्रेड कर देते हैं, आयरन को लिबरेट करके सर्कुलेशन के लिए दोबारा रीयूज़ कर देते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ये जो दो हिस्टोलॉजी की जो स्लाइड्स थी वो भी इसमें शो कर रहा हूँ, ये वाइट पल्प है और ये रेड पल्प है, और ये हमारे पास रेड पल्प है सेंट्रल आर्टरी, जिस तरह हमने पहले भी दिखाया था, स्प्लेनिक नोड्यूल है, वाइट पल्प और कैप्सूल है, ठीक है ना। ये वही जो हमने स्लाइड में डिस्कस किया, सेम टू सेम वही कट कॉपी यही है। और ये हमारे पास वेरियस हिस्टोलॉजिकल फीचर ऑफ स्प्लीन है, ये हमारे पास पास भी शो हो रहे हैं, ध्यान से देख सकते हैं। शीटेड कैपिलरीज है, रेड पल्प, स्प्लेनिक नोड्यूल, ट्रेबेकुलर वेन, कैप्सूल, शीटेड कैपिलरी, स्प्लेनिक साइनोसाइड्स, रेड पल्प, वेन, आर्टरी और वेसल इंट्राबेकुलर, ये सारे स्लाइड में डिस्कस हो गया। इसके अलावा हमारे पास और ये एंड में रह गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द स्प्लीन, ये हमारे पास ट्रेबेकुलर आर्टरी है, ये हमारे पास गई है वाइट पल्प के दरमियान में जो सेंट्रल आर्टरी है उसके अंदर, वो आगे से पेनिसिलर आर्टरियोल में गई है, और उसके आगे वो इधर गई है शीटेड कैपिलरीज के दरमियान। शीटेड कैपिलरीज मैंने बताया था स्लाइड में क्या होता है। उसके आगे दोबारा रेड पल्प एरिया में एंटर हुई है, और इधर इसके पास सेनोसाइड्स हैं, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर रही, ठीक है ना, अगर करे तो सिर्फ रैट और डॉग में कनेक्ट करती है। तो सेनोसाइड्स में गई है, उसके बाद ये पल्प वेन में गई और ट्रेबेकुलर वेन में गई, ट्रेबेकुलर वेन से स्प्लेनिक वेन में गई, और उसके आगे से ये चली जाएगी हमारे पास पोर्टल वेन के थ्रू, पोर्टल वेन से आउट चली जाएगी। तो यह हमारे पास हिस्टोलॉजी ऑफ द स्प्लीन भी फुल डिस्कस हो गया। और